हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने हमारी 3 क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने मॉडलिंग के बेसिक सारे जितने भी एडिटिंग वगैरह की स्टेप्स होती है वो सब कवर कर लिया है। अब आज की जो क्लास है वो बेसिकली जो मॉडलिंग करते ही टाइम हमको जो कुछ खास चीज़ें होती हैं, कुछ टूल्स और होते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आज मेरा ब्लेंडर का नया वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। 2.90 लॉन्च हो गया है, तो मैंने वो डाल दिया है। इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, बाकी सेम ही है जैसा 2.8 3.5 था। तो अब देखते हैं हम आगे क्या हमको देखना है आज। देखो, टूल्स वगैरह तो सारी बातें हो गई। अब मैं ये कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो सेंटर पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या यूज़ होता है। देखो, ये मैंने जब इंटरफेस पढ़ा रहा था मैंने बताया था ये एक्सिस का ओरिएंटेशन होता है ना। अब ये क्यों यूज़ होता है ये मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के लिए। जैसे अगर हमको इस क्यूब को एक्स वाई जेड एक्सिस में ग्रैब करना है या स्केल करना है, कुछ भी करना है, अभी आप सिंपली कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करूँ जेड एक्सिस पे, आर जेड और जितने भी डिग्री आपको रोटेट करना हो, ठीक है। अब देखो, अब अगर मेरे को इसको इस फेस के डायरेक्शन में स्केल करना है ना, या फिर कोई भी फेस के डायरेक्शन में जो अब इन एक्सिस के अलाइनमेंट के साथ नहीं है ना। पहले तो ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन था, अब इसका एंगल चेंज हो गया है। अब इस केस में जैसे अगर आपको स्केल करना है, ठीक है, अब ये तो कोई एक्सिस नहीं है इस डायरेक्शन में, है ना, तो इसको पता नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में मेरे को स्केल करना है। तब ये यूज होता है ये एक्सिस ओरिएंटेशन। अभी ग्लोबल है, ठीक है। अभी अगर आप लोकल कर दोगे, लोकल और नॉर्मल लगभग एक ही जैसा है। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, है ना। तो नॉर्मल या लोकल कुछ भी आप सिलेक्ट करो। जैसे लोकल भी करोगे तो उससे क्या होता है, जो एक्सेस का ओरिएंट, अभी जैसे अभी तो कोई एक्सेस दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं यहाँ पर अगर ये मूव कमांड देखूँ, यहाँ पर एक्सेस दिखाई दे रहा है। देखो, पहले ग्लोबल था तो एक्सेस अपने ओरिएंटेशन में थे, इधर वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। बट जैसे ही मैंने इसको लोकल किया, लोकल करो या नॉर्मल करो एक ही है ना। तो नॉर्मल किया तो ये जो एक्सिस है ये हमारे ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन रोटेशन के हिसाब से अलाइन हो गए हैं। तो अब अगर आपको इस डायरेक्शन में इसको ग्रैब करना है तो आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, है ना। किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करना है इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, है ना। सिमिलर केस रोटेशन स्केलिंग सबके साथ अप्लाई होगा। इसी डायरेक्शन में स्केल करना आप स्केल कर सकते हैं, और रोटेशन करना हो तो रोटेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये एक्सिस का देखो, और ये जो गिम्बल वगैरह ये इतने ज़्यादा यूज़ होंगे नहीं। ये कर्सर क्या है मैं अलग से बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। मेनली अपने ग्लोबल, लोकल और नॉर्मल एक्सिस का यूज़ होता है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है, एक्सिस का ओरिएंटेशन समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको। अब ये दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें कितने सारे ऑप्शन है। बाउंडिंग बॉक्स, 3D कर्सर, इंडिविजुअल ओरिजिन। क्या होता है, पहले तो मैं इसको सिलेक्ट बॉक्स मोड में जाता हूँ, है ना, और इसको मैं थोड़ा ग्रैब करके वाई में या कहीं भी। अब देखो, अभी मैंने ग्रैब वाई किया, है ना, तो ये इस डायरेक्शन में ग्रैब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इसका वाई एक्सिस ये बन चुका है। क्योंकि अगर हम लोकल देखेंगे तो लोकल के हिसाब से वाई एक्सिस ये है ना, इसके लिए इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको ग्लोबली कर देता हूँ, ठीक है, तो अब ये वाई एक्सिस वही हो जाएगा जो हमारा बाय डिफॉल्ट था, है ना। तो अगर अब मैंने इसको थोड़ा सा ग्रैब करके इधर साइड में रख लिया तो आप देखेंगे इसका जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन इस बॉक्स के सेंटर पे ही है, और 3D कर्सर यहाँ पर है। तो देखो क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें अप्लाई करते हैं, रोटेशन स्केलिंग, ये सारी ओरिजिन को रेफरेंस मान के होती है। जैसे अगर मैं स्केलिंग करूँगा एस दबा के, तो ये पूरा ओरिजिन देखो, आप डॉटेड लाइन देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो ओरिजिन को रेफरेंस मान के वो स्केलिंग होती है। मतलब ओरिजिन से सारे जितने भी एक्स वाई जेड एक्सिस होंगे वो सारे सेम स्केल होंगे, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये वाला ऑप्शन, ये इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि आपको किसके अकॉर्डिंग आपको स्केल करना है। जैसे अभी ये मीडियन पॉइंट है, ठीक है। अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इसका मीडियन पॉइंट भी यही है जो इसका ओरिजिन है। अगर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मैं एक और क्यूब लेके इसको थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में रख देता हूँ। अब अगर आप दोनों को सिलेक्ट करोगे और ये अगर मीडियन पॉइंट पे सिलेक्ट है, मीडियन का मतलब होता है दोनों पॉइंट्स का जो एवरेज, जो बीच में एक एवरेज पॉइंट आएगा,
वहाँ कहीं से रेफरेंस होगा। अब देखो, अब मैं स्केल करूँगा तो ये दोनों, ये डॉटेड लाइन देखो जहाँ से शुरू हो रही है ना इसका सेंटर, उसको रेफरेंस मान के स्केल हो रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं चाहते कि ये स्केल ऐसे हो, हम चाहते कि ये अपने अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी जगह पर ही रहे दोनों, बट वहीं के वहीं स्केल हो जाए। उसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे इंडिविजुअल ओरिजिन। जब आप इंडिविजुअल ओरिजिन सिलेक्ट कर दोगे, अब जब आप स्केल करोगे तो देखो ये उसी जगह पर स्केल हो रहे हैं अपने अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और ऑप्शन है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि जब भी आप सिलेक्शन करते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट का, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का, तो जिसको आप लास्ट में सिलेक्ट करते हो, जैसे हाँ मैं ये भी बता दूँ, अगर आप ऐसा बॉक्स बना के सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब तो वो अपने हिसाब से ले लेगा जिस कि किसको एक्टिव लेना है ना, जो बाद में बना होगा उसको एक्टिव ले लेगा। बट आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को एक्टिव ले, तो ठीक है, सिलेक्ट करने का क्या तरीका है इसमें, एक को क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के रखना तो दूसरे को क्लिक करना। तो जिसको आप बाद में क्लिक करोगे, देखो दोनों के कलर्स में भी डिफरेंस है, ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का है और ये थोड़ा लाइट है। तो जिसको आप बाद में सिलेक्ट करते हो वो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो अगर हमने यहाँ से एक्टिव एलिमेंट सिलेक्ट कर रखा है, इसका ये मतलब होता है कि जब भी आप इस पर कोई भी ऑपरेशन करोगे अगर दोनों ऑब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली, तो इस एक्टिव ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान के होगा, यानी इसका जो भी ओरिजिन है उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ होगी, स्केलिंग, रोटेशन, सब। मैं स्केलिंग करके बताता हूँ। देखो ये डॉटेड लाइन से पता चल जाता है किसको रेफरेंस मान रहा है। डॉटेड लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो इस सेकेंड ऑब्जेक्ट का उसी को रेफरेंस मान रहा। तो ये वाला तो अपनी जगह पर ही है और दूसरा वाला थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, क्योंकि उसका ओरिजिन अब वो यही मान रहा है ना। ये जरूरी नहीं सिर्फ स्केलिंग में, अगर मैं रोटेशन भी करूँगा तो रोटेशन भी इसी के अबाउट होगा, है ना। और मैं ग्रैब भी करूँगा, बट ग्रैब में ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये होता है एक्टिव एलिमेंट। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जैसे करना हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप एक्टिव एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका अलावा मीडियन पॉइंट और ये तीन मैं बता चुका हूँ, एक्टिव एलिमेंट, मीडियन पॉइंट और इंडिविजुअल ओरिजिन। अब आते हैं 3D कर्सर पे। ये होता है 3D कर्सर, है ना। ये अब ये इसको आप जब सिलेक्ट करेंगे 3D कर्सर, तो आप जब जो भी इन दोनों पे ऑपरेशन करोगे, दोनों पे जरूरी नहीं है, आप किसी एक पे भी करोगे ना, तो ये 3D कर्सर को रेफरेंस मानेगा। देखो डॉटेड लाइन अभी 3D कर्सर से स्टार्ट हुई है ना। दोनों को भी करोगे तो भी 3D कर्सर से होगा। ये जनरली काम आता है जैसे आपको रोटेशन करना है। जैसे अगर मैं इसको अभी ये वाले को डिलीट कर देता हूँ, है ना, मेरे को इस ऑब्जेक्ट को इस 3D कर्सर के अबाउट इसको मेरे को रोटेट करना है, तो मैं तब ये 3D कर्सर का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जब भी रोटेट करूँगा, देखो मैं Z डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, तो ये 3D कर्सर के अबाउट ही रोटेट हो रहा है ना। तो ये ऑप्शंस आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, आपको जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये मेन ऑप्शंस हो गए। और ये बाउंडिंग बॉक्स सेंटर क्या होता है, बाउंडिंग बॉक्स एक मोड ही होता है ना, बट उसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप उसको भी छोड़ दो। ठीक है, उसके अलावा फिर ये देखो मैग्नेट का सिंबल बना है ना, इसको बोलते हैं स्नैप। स्नैप देखो आप इस पे जाओगे तो आप दिखा भी रहा है स्नैप ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्म, मतलब जब जब आप मैग्नेट ऑन कर दोगे तो ये जो ग्रिड्स बनी हुई दिखाई दे रही है, अब आप इसको जब भी मूव करोगे, रोटेट करोगे, अभी मैं 3D कर्सर को इंडिविजुअल ओरिजिन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी ये इसको आप ग्रैब करोगे ना, ये है कि स्टेप आगे बढ़ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ये मैग्नेट हो रहा है इन लाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी पर्टिकुलर ज़रूरत पड़ रही कहीं पे कि उसको हमको इतना ही मूव करना है ना, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं मैग्नेट को। फिर ये वाला जो ऑप्शन है प्रोपोर्शनल एडिटिंग, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एडिटिंग के जब हम एडिटिंग करते हैं। इसका क्या यूज़ है, देखो अभी ये डिसेबल है, जैसे जैसे मैग्नेट अभी डिसेबल था, इसको क्लिक किया, ये ब्लू कलर का हो गया, मतलब इनेबल हो गया, तो अब ये वर्क करेगा। जब तक ये डिसेबल है वर्क नहीं करेगा। ऐसे ही प्रोपोर्शनल एडिटिंग में भी इसको इनेबल करना पड़ता है। इसका यूज़ क्या है ये देखो, मैं एडिटिंग मोड में जा रहा हूँ, पहले तो टैब दबाया, ठीक है, मैंने किसी वर्टेक्स को सिलेक्ट किया। अब मैं जब इसको इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन कर रहा हूँ, मान लो ग्रैब किया इसको, तो अभी मैं कहीं भी ग्रैब कर लूँ सिर्फ ये अकेला वर्टेक्स ही ग्रैब होगा, इसके अलावा जो सारे के सारे दूसरे वर्टेक्स है वो उनकी जगह पर ही रहेंगे। अब ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ,
जब मैं इसको ग्रैब करूँगा तो एक ये सर्कल बना आ गया इसके आप। ये सर्कल ये बताता है कि ये जो भी आपने वर्टेक्स सिलेक्ट किया है, जो भी पॉइंट सिलेक्ट किए, उन पॉइंट्स के साथ साथ इस सर्कल के अंदर जितना एरिया आएगा उसको भी इफेक्ट करेगा, है ना। जैसे अभी मैं ग्रैब करूँ तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये इसी के सर्कल जो है सिर्फ इसी वर्टेक्स पे आ रहा है। पर मैं क्या करूँ, अगर इस सर्कल का साइज बढ़ाऊँ, और साइज बढ़ाने का तरीका है स्क्रोल। ठीक है, स्क्रोल डाउन स्क्रोल अप, डाउन करोगे अप करोगे डाउन, तो उससे ये बड़ा छोटा होता है। अब जैसे मान लो इतना बड़ा कर लिया मैंने, तो देखो इसके अंदर दो वर्टेक्स और आ गए है ना, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला। अब जब आप करोगे ग्रैब, देखो आप ये दोनों वर्टेक्स पे भी असर पड़ रहा है। जितना ज़्यादा आप इसका एरिया बढ़ाओगे उन सारी चीज़ों पे असर पड़ने लगेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, पूरा क्यूब कवर हो गया, तो पूरा क्यूब पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूज़ होता है बहुत सारी जगह पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जनरली कहाँ पर यूज़ होता है ना। मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ। ठीक है, एडिटिंग मोड में गया। हाँ, इसमें एक सिलेक्शन का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मेरे को एक स्टार टाइप का शेप बनाना है इसका, है ना, तो स्टार शेप बनाने के लिए मैं इजी सा मॉडल, देखो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है कि आप सारे वर्टेक्स को एक एक छोड़ के अल्टरनेट सिलेक्ट करें। बट जैसे इसको सिलेक्शन एक एक करोगे, है ना, उससे अच्छे दूसरे तरीके हैं। इस पूरे को सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट में जाओ, और यहाँ पर एक ऑप्शन है चेकर डिससिलेक्ट। चेकर का मतलब वही अल्टरनेट ही होता है ना। तो इसको जब आप दबाओगे तो ये चेकर डिससिलेक्ट हो जाए, मतलब एक एक छोड़ के ये सिलेक्ट हो गए, या एक एक छोड़ के डिससिलेक्ट हो गए ऐसा। यहाँ से मैंने मीडियन पॉइंट सिलेक्ट करके रखा है। अभी जब मैं इसकी स्केलिंग करूँगा, ठीक है, ये देखो अंदर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो मान लो ये मैंने अंदर की तरफ ऐसे करके छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लूप कटिंग कर लेता हूँ, कंट्रोल आर, इसको बहुत सारे फेसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ प्रोपोर्शनल एडिटिंग का क्या यूज़ है, देखो आप समझ में आएगा। मैंने ये सबसे ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट किया, और अगर मैं अभी इसको नॉर्मली ऐसे ही रोटेट करूँ तो ये वाला फेस सिर्फ अकेला रोटेट हो रहा है। बट प्रोपोर्शनल एडिटिंग का क्या काम आएगा, मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब जब मैं रोटेट करूँगा इसको जेड एक्सिस के अबाउट, तो ये देखो सारे के सारे चीज़ें एक साथ रोटेट। अब आप सर्कल को बड़ा छोटा करो, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से उसके हिसाब से शेप बनता है ना। तो जितना आपको करना हो उसके हिसाब से, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसे होता है। ऐसा करके फिर मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ, तो ये इस टाइप का एक शेप बन जाता है, समझे। तो ये हुआ प्रोपोर्शनल एडिटिंग। अब इसमें ये जो पास में कर्व बना है ना, ये कर्व बस ये बताता है कि आपको किस हिसाब से उसको अफेक्ट करना है, जितना भी प्रोपोर्शन। तो अभी स्मूथ पे होता है बाय डिफॉल्ट, स्फीयर रूट, ये सारे क्या तरीके हैं। जैसे अगर मैं इसको अभी डिलीट करूं, है ना, एक और मैं सिलेंडर ही लेके आता हूँ, और इसको मैं नॉर्मली लूप कट कर लेता हूँ बहुत सारे। ठीक है, और वर्टेक्स मोड में जाके वही करता हूँ चेक। हाँ, एक और देखो, एक और सिलेक्शन का मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको जो भी ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं एडिटिंग मोड में, है ना, अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में भी हो और आपको जो भी सीन हो उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है ए। आप ए दबाओगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिखा रहा है हाईलाइट करके, है ना। तो यही चीज़ एडिटिंग मोड में भी अप्लाई होती है। आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एडिटिंग मोड में अगर हैं और आपको पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है ना, तो आप दबा सकते हैं ए। और आपको डी सिलेक्ट करना है तो आप फिर से बाहर क्लिक कर दीजिए, है ना। और बाहर क्लिक अगर नहीं करना है ना, तो आप अल्टर ए दबाते हैं। अल्टर ए दबाओगे तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। देखो इसका ए का यूज़ क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो अगर आप अभी चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, और आपने ऐसे सिलेक्ट किया, तो अभी आपको लग रहा है कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है, बट एक्चुअली में होगा नहीं। कैसे, जब आप 3D रोटेशन देखोगे तो इसके पीछे के जो वर्टेक्स है वो अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जितना आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट से बस उतना ही सिलेक्ट हुआ है। तो इसका एक और दूसरा तरीका है, एक तो ए दबा दोगे तो आप पूरा ही सिलेक्ट होगा, वो तो है ही। बट अगर ए नहीं दबा के करना है, आपको पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है कुछ, तो आप क्या करो, वायर फ्रेम मोड में जाओ। वायर फ्रेम मोड में जाओगे तो ये सारे के सारे वर्टेक्स दिखाई देते हैं।
उसके बाद आप सिलेक्ट करो, है ना। तो ये वायर फ्रेम मोड में जाके सिलेक्ट कर लोगे तो वो सारे वर्टेक्स, है ना। यही चीज़ वर्टेक्स, एज, फेस सबके केस में वैलिड है ना, मैं वर्टेक्स में बता रहा हूँ सिर्फ। तो या तो वायर फ्रेम मोड में आप यहाँ से जाएंगे, या वायर फ्रेम मोड का शॉर्टकट है शिफ्ट जेड। तो शिफ्ट जेड से आप जाओ, सिलेक्ट करो, और फिर जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना हो कर सकते हैं, है ना। तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग ये होता है, ठीक है। अभी इसके जो बाकी के सारे ऑप्शंस है, स्फीयर, रूट, ये सब मैं जब कोई मॉडल बनाऊंगा तब मैं उनको एक एक करके आपको यूज़ करके दिखा दूंगा। अभी बस आप समझ लो कि ये बेसिक होता है। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं एक नया क्यूब लाया। क्या होता है कि मैंने इसको एडिटिंग मोड में गया, मेरे को क्या करना है, इस क्यूब को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। तो एक तरीका तो वही है कि आप कंट्रोल आर दबाओ, इसको इतने सारे पार्ट में डिवाइड करो, और देखो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होता है, यहाँ नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ कट्स 9, है ना। तो उसके आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नंबर ऑफ कट्स चेंज होता है, देखना। तो उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड, तो या तो एक तरीका ये है, मान लो 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और 5 पार्ट में हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दो। तो उससे क्या होगा, आपके ये बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। फिर आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो और किसी को भी एक्सट्रूड कर सकते हो, आपको जो ऑपरेशन करना। बट ये तरीके से एक और दूसरा अच्छा तरीका है, एक टर्म होती है सब डिवीजन, है ना। सब डिवीजन क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अपने को और ज़्यादा डिवाइड करना है, ठीक है। अभी ये अपने अपने 6 फेसेस में डिवाइड है, अपने चाहते हैं कि हर फेस खुद भी डिवाइड हो जाए, है ना। तो सब डिवीजन क्या होता है, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, है ना। या आपको पूरे को नहीं करना, आपको जिस भी फेस को या जो भी करना हो वो कर सकते हो आप। मान लो इसी फेस को मेरे को डिवाइड करना बहुत सारे फेसेस में, तो इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करो, ये सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सब डिवीजन, इस पर आप क्लिक करो। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ अपने हिसाब से नंबर ऑफ सब डिवीजन कर दिए, बट मैंने बताया था कोई भी ऑप्शन आप जब भी ऑपरेशन करो, या नीचे देख लेना, यहाँ पर इसका एक ऑप्शन देगा सब डिवाइड। अब इसमें नंबर ऑफ कट्स आप जितने ज़्यादा बढ़ाओगे, है ना, इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे बढ़ते हैं, या फिर आपको नंबर लिखना हो तो नंबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो और एंटर कर दो, ठीक है। तो ये होता है सब डिवीजन। इसका एक बहुत यूज़ आता है जब आपको बहुत फाइन डिटेल चाहिए, है ना, कहीं पर। और देखो यहीं पे मैं थोड़ा प्रोपोर्शनल एडिटिंग का भी आपको बता, मान लो मैंने 20 फेसेस में इसको सब डिवाइड किया, बाहर क्लिक कर दिया। अब प्रोपोर्शनल एडिटिंग का क्या काम आता है, देखो मैंने मान लो कोई सा एक फेस सिलेक्ट किया, इसको मैं ग्रैब कर रहा हूँ। अगर अभी इसको डिसेबल कर दूँ, इसको मैं ग्रैब करूँ, तो ये सिर्फ अकेला फेस आ रहा है मेरे साथ। बट मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो, ये थोड़ा डोम टाइप का शेप बने, है ना, पूरा का पूरा जो फेस है कर्वेचर के फॉर्म में आना चाहिए। तो वहाँ पर ये प्रोफेशनल एडिटिंग काम आती है। देखो जब इसको आप सिलेक्ट करोगे, अब आप जब इसको जेड डायरेक्शन में ग्रैब कर रहे हो, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ सर्कल को स्क्रॉल करके, तो इसके साथ बहुत सारे फेसेस को लेके आएगा ये। और प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब ही है एकदम जितना ये हो रहा है उसके साथ नहीं, मतलब जितना ये हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बाकियों को वह ग्रैब करेगा। तो जितना आप बढ़ाओगे सर्कल उतने ज़्यादा पॉइंट्स को ग्रैब करेगा, है ना। जितना कम करोगे उसके हिसाब से इसको आप क्लिक कर दो, तो आपका ये कुछ ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ, यही बता देता हूँ। जैसे ये क्या होता है, अभी स्मूथ था, इसके लिए वो एक ऐसा स्मूथ इस टाइप का शेप बन रहा था कर्वेचर। स्फीयर करोगे, अब जब इसको आप ग्रैब करोगे, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, देखो स्फेरिकल फॉर्म में ग्रैब हो रहा है ना। ऐसे ही सारे फॉर्म्स है। रूट करोगे तो बिल्कुल एक पॉइंटेड टिप के फॉर्म में ग्रैब होगा। और ये मैं जो ऑपरेशन ग्रैब में बता रहा हूँ सब में वैलिड होगा। आप स्केल भी करोगे ना, स्केल करोगे तो वो सारे के सारे फेसेस को स्केल करेगा, जितने भी उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, जितने भी सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग भी बता दिया मैंने, साथ में सब डिवीजन बता दिया, है ना। तो ये तरीका होता है, आप पूरे पूरे इसको सिलेक्ट करेंगे। हाँ, अब सब डिवीजन जरूरी नहीं सिर्फ फेसेस पे अप्लाई होता है। आप चाहते हैं एक वर्टेक्स, मान लो मैं वर्टेक्स मोड में आया, एक वर्टेक्स here है, एक वर्टेक्स here, आप चाहते हैं इसके बीच में भी एक वर्टेक्स होना चाहिए, कुछ वर्टेक्स होना चाहिए, आपको यहाँ पे कंट्रोल चाहिए, तो इनको भी आप सब डिवाइड कर सकते हो। ये एक वर्टेक्स आ गया, इसको जितने बढ़ाओगे उतने वर्टेक्स आ जाएंगे, ठीक है। यही सेम चीज़ एज में भी होता है। आप एज सिलेक्ट करोगे,
सब डिवाइड करोगे, ये 2 एज बन गई, आपको जितनी एजेस बनानी बना लो। अब क्या होगा, आपके पास कंट्रोल आ जाएगा कि आप बहुत अलग अलग टुकड़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, समझे। तो ये होता है सब डिवीजन ऑपरेशन। तो ये एडिटिंग मोड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सब डिवीजन भी। मॉडलिंग जब भी आप करोगे तो सब डिवीजन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है। तो ये मेन इसके असेंशियल पॉइंट्स थे, है ना, ये सारे ऑप्शंस, सब डिवीजन बता दिया मैंने। ठीक है, एक और चीज़ होती है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को सिंपली कॉपी करना है ना, यही कई ऑब्जेक्ट आपको एक और चाहिए, ठीक है, तो यहाँ टर्म होती है डुप्लीकेट, है ना। तो उसको करने का एक नॉर्मल तरीके, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे जब गए, यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। जब इस पर आप दबाएंगे, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो डुप्लीकेट हो चुका है पर ओवरलैप हो रहा है। तो अभी देखो आपका जो कर्सर है वो ग्रैब पोजीशन में है, तो आप इसको जहाँ पर भी उठा के रखोगे वो उसका डुप्लीकेट पार्ट वहाँ पर रख देगा। और आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डुप्लीकेट करना है, मान लो वाई एक्सिस में, तो आप इसके बाद वाई दबा दो, तो आप जहाँ पर भी ग्रैब करोगे तो वाई एक्सिस में डुप्लीकेट होके और क्लिक कर दो, ठीक है। तो डुप्लीकेट यहाँ से कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट सिंपल सा है, शिफ्ट डी। शिफ्ट डी करोगे और जिस डायरेक्शन में आपको डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट करके रख लो। डुप्लीकेशन यूज होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो ये मेन सारे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं मॉडलिंग में। अगर आप इतने जो मैंने अभी बताए तीनों क्लासेस में लेके, है ना, सेकंड थर्ड और ये फोर्थ क्लास है, तो उन सब में जितने मैंने ऑप्शंस बताए उनमें लगभग पूरी मॉडलिंग कवर हो जाती है। थोड़े बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा अगर किसी ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि कुछ आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ता है ना। तो बस आज मतलब मॉडलिंग का लगभग इतना ही था पूरा, है ना। बाकी जो हम कुछ मॉडल्स अगर बनाएंगे अच्छे अच्छे जब, तो उसके साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल पिनविल एनिमेशन स्टूडियोज़। तो थैंक यू आज के लिए, बाय बाय।